नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुल आवेश या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इससे पहले हमने कूलाम के नियम में यह देखा था कि किसी बिंदु P पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल क्या होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल दोनों सदिश राशि है। तो सदिश राशि का रिजल्टेंट फाइंड कैसे करते हैं? यदि एक से ज़्यादा सदिशों को जोड़ना हो तो कैसे करते हैं? उनका वेक्टर एडिशन कर देते हैं। वैसे ही हमने विद्युत बल वाले में देखा था, वहाँ पर हमने देखा था अध्यारोपण का सिद्धांत, जिससे हमने पाया कि सभी का वेक्टर एडिशन करने पर रिजल्टेंट फोर्स निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी ये भी एक वेक्टर राशि है। तो यहाँ पर भी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर एडिशन करेंगे, जिससे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो देखते हैं आगे। टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कह देते हैं। बहुत जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो वो फील्ड होता है, लेकिन तीव्रता को भी विद्युत क्षेत्र ही कह देते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। उन चार्जेस की वजह से किसी बिंदु P पर हमको फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र। तो लेते हैं Q1, Q2, Q3। वैसे Q1 ये है हमारे पास, इसको कहेंगे अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इन सभी चार्जेस की वजह से हमको फाइंड करना है P बिंदु पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम एक प्लेन जिसमें कि सारे आवेशों को रखते हैं, y अक्ष और ये x अक्ष। एक एक करके सभी आवेशों को यहाँ पर रखते हैं और एक बिंदु P पर देखते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं, पहले आवेश को मैंने यहाँ रखा Q1 को, और इसकी ओरिजिन, एक मूल बिंदु है, इसकी ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसको लिखा हमने Q1, और यहाँ पर फिर एक दूसरा चार्ज लिया Q2, यहाँ पर लिया हमने दूसरा चार्ज Q2, ये R2, यहाँ पर लिया हमने, मैंने यहाँ पर ले लिया Q3, और ये R3, फिर यहाँ जाके कहीं लिया हमने Rn, Qn, और ये Rn, ठीक है। अब किसी बिंदु P पर फाइंड करना है इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। माना ये बिंदु P हमने यहाँ लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर फाइंड करने के लिए एक परीक्षण धनावेश को मान लाते हैं। तो परीक्षण धनावेश Q0 ले लिया। तो Q1 के विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि ये परीक्षण धनावेश पॉजिटिव लिया है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये इनके बीच की दूरी 1 की वजह से 0 पर, तो R0 पर 1 की वजह से R01 वेक्टर, इन दोनों के बीच की R02, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, 3 की वजह से R03 वेक्टर है सभी। ये डिस्टेंस ये है और डायरेक्शन ये है,
ठीक है। और एन वाले की वजह से डायरेक्शन ये R0n वेक्टर, ठीक है। अभी देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी पहले वाले की वजह से, तो E01 इधर, ये भी वेक्टर है। 2 वाले की वजह से इधर 02 वेक्टर, 3 वाले की वजह से इधर 03 वेक्टर, n वाले की वजह से ऊपर की तरफ 0n वेक्टर। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए क्या करेंगे, हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर समेशन कर देंगे। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, ER वेक्टर शुड बी इक्वल टू E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर प्लस E03 वेक्टर प्लस, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे n तक, E0n वेक्टर, ठीक है। अभी देखते हैं E01 क्या है, E02 क्या है, E03 क्या है। यहाँ पर देखते हैं E01 क्या है। E01 बिंदु P पर Q1 चार्ज पार्टिकल के फील्ड की वजह से विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर देखते हैं, या डायरेक्टली कहे तो Q1 चार्ज पार्टिकल की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। तो इससे पहले हमने देखा था किसी चार्ज या किसी बिंदु चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E शुड बी इक्वल टू K Q, ये Q है जिसकी वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, अपॉन R²। R क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज पार्टिकल, एंड R कैप। R कैप क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ E01 देखते हैं। E01 इस Q1 एंड P बिंदु के बीच में है, तो K Q1 अपॉन R01, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और R01 कैप, ठीक है। ऐसे ही E02 K Q2 अपॉन R02, यहाँ वेक्टर नहीं लगाए तो ये R02 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R01 कैप, ठीक है। वैसे ही E03, ये सारे वेक्टर है, KQ3 अपॉन R03 स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा रहा इसलिए ये R03 स्क्वायर मतलब R03 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी R03 कैप। वैसे ही n वाले की वजह से E0n वेक्टर शुड बी इक्वल टू K Qn अपॉन R0n स्क्वायर, R0n कैप, ठीक है। इन सभी को लिखते हैं वहां पर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, शुड बी इक्वल टू KQ1 अपॉन R01 स्क्वायर, R01 कैप प्लस KQ2 अपॉन R02 स्क्वायर, R02 कैप प्लस KQ3 अपॉन R03 स्क्वायर, R03 कैप प्लस KQN R0n स्क्वायर, R0n कैप, ठीक है। R0n कैप को हम R0n वेक्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो वो करके देखते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, KQ1 R01 के मैग्नीट्यूड को ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये तो वेक्टर बन जाएगा और यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो नीचे क्या हो गया, क्यूब, और ऊपर बन गया वेक्टर, ठीक है। वैसे ही KQ2 R02 नीचे हो जाएगा क्यूब, ऊपर R02 वेक्टर। वैसे ही KQ3 R03 क्यूब, R03 वेक्टर प्लस
डिस्टेंस के क्यू एन आर जीरो एन क्यूब आर जीरो एन वेक्टर। ठीक है, इसमें से के कॉमन आ रहा है, इसमें से केवल के ही कॉमन आ रहा है, तो को कॉमन ले लेते हैं। ई आर वेक्टर शुड बी इक्वल टू, के को कॉमन लिया, जो बच रहा है उनको लिखते हैं आर जीरो वन वेक्टर आर जीरो वन क्यूब प्लस आर जीरो वन आर जीरो टू वेक्टर अपॉन आर जीरो टू क्यूब प्लस आर जीरो थ्री वेक्टर अपॉन आर जीरो थ्री क्यूब प्लस ऐसे ही आर जीरो एन वेक्टर अपॉन आर जीरो एन होल क्यूब। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, के को कॉमन ले लेते हैं, इसको समेशन में कैसे लिखेंगे, आई वेरिएबल लिया, कहाँ से, जीरो से, आई नहीं जीरो से नहीं, ये एक से चालू हो रहा है, आई लिया एक से कहाँ तक, एन तक, और आर जीरो आई अपॉन आर जीरो आई होल क्यूब। ठीक है, ये आया ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पी बिंदु पर। यदि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे। वैसे ही ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन पूछ सकता है, तो डेरिवेशन याद रहना चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन सी टर्म आती है। ठीक है, वो हम यदि चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसको सॉरी यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि कैप आएगा तो नीचे स्क्वायर आएगा, तो इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, के समेशन आई बराबर 1 से n, इसमें क्या आएगा आर जीरो से आई, यहाँ पर कैप आएगा तो नीचे आर जीरो आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। हमें पी बिंदु पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना था, उसके लिए n नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल को यहाँ इस सिस्टम में हमने रखा 2D सिस्टम में, और हमने इसके और इसके बीच में वेक्टर, इसके बीच में वेक्टर, ये वेक्टर, सारे वेक्टरों को डिफाइन किया, और डायरेक्शन ली विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से, जिधर बल होता है उधर ही, और सभी का वेक्टर एडिशन किया। वेक्टर एडिशन करने पर हमें अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पहले देख लिया था। तीव्रता के फॉर्मूले में सभी को पुट किया और सभी का एडिशन किया। एडिशन करने पर हमें ये मिला। फिर कैप को हमने वेक्टर में बदला, तो मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे गुणा करने पर नीचे स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया सभी में। और फिर हमने देखा कि कॉमन टर्म क्या आ रही है, के, वैसे ही कॉमन टर्म लेके सभी को देखा, तो हमारे पास लास्ट में ये फॉर्मूला आया जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक तेल की बूंद है, उस तेल की बूंद के ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। इसका मतलब उस बूंद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब दिया है वो बूंद संतुलित अवस्था में है, तो इसका मतलब उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो पहले बूंद लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड
2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसमें दिया गया है डेंसिटी, डेंसिटी किसकी दी गई है, उस बूंद की। तो डेंसिटी दी गई है 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और नंबर ऑफ कितना चार्ज है उस पर, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है उस पर। तो हमें इसमें फाइंड क्या करनी है कि रेडियस ऑफ ऑयल, उस ऑयल जो ऑयल है उस ऑयल के बूंद की रेडियस आर फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम लेते हैं सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र। अब सबसे पहले विद्युत क्षेत्र लेते ही हमको ये पता करना होगा कि इसकी दिशा कैसे ले। तो उसने कहा कि ये तेल की बूंद है, ये बैलेंस कंडीशन में है, तो इस सबसे पहले हमको जो पता है इस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल mg नीचे है, तो एक फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए। और ये है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इस पर चार्जर एक इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स लगना चाहिए ऊपर। तो फोर्स लगता है यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे तो फोर्स होगा ऊपर। तो यहाँ पॉजिटिव होंगे, यहाँ पॉजिटिव आयंस होंगे, तभी तो फील्ड नीचे की तरफ होगा। फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ नेगेटिव आयंस होंगे। अब देखते हैं यहाँ क्या होना चाहिए, Fe शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। यहाँ पर इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं QE। E क्या होता है, KQ अपॉन r², अभी देखा था हमने। और KQ1 Q2 r² होता है फोर्स। तो यदि एक आवेश को बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये Q आवेश बाहर, तो हमने फोर्स को क्या लिखा, QE। ठीक है, mg को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रो दिया गया है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, या घनत्व को आयतन से गुणा करने पर उसका मास निकाला जा सकता है। और ग्रेविटेश जी को क्या लिखेंगे, 10 लेते हैं यहाँ पर। v को वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यदि स्फेयर हो तो 4/3 पाई r³ रो मल्टीप्लाई बाई 10 QE। Q क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और E क्या है, जो कि हमको यहाँ पर दिया गया है विद्युत क्षेत्र। तो ये QE लिखते हैं यहाँ पर। अब QE की वैल्यू लिखते हैं, Q क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, एंड E है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, इक्वल टू 4/3 पाई r³। रो की वैल्यू दी गई है 1.26 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ से r को यहाँ रखेंगे, r³ को इधर ही रखेंगे, और सारे डाटा को इधर भेज देंगे। तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1.6
इंटू 10⁻⁻90 19 मल्टीप्लाई बाई 2.55 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 3.14 1.26 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, ये r³ आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। r निकालने क्या करते हैं इसके लिए 1/3 16 मल्टीप्लाई बाई 2 16 दूना 32, तो ये लगभग 2 से कट जाएगा। ये कट जाएगा लगभग 12.5 25 होता है, तो लगभग 2 से ये कट जाएगा। इस 2 से ये गया। ठीक है, अब बचा क्या क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 एंड 4 19 एंड 4 -15। नीचे क्या क्या बचा 4 और 10⁻⁴ 1/3। इसको आगे सॉल्व किया तो क्या आया 3/4 10⁻⁻19 1/3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया तो 3/4 होता है लगभग 9 पॉइंट समथिंग। 8 8.5 के समथिंग या 8.5 ही होगा। मल्टीप्लाई बाई 0.85 माइनस 19 1/3। ये क्या चल रहा है हमारा r। इसको इधर सोल्व करते हैं तो r 0.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 1/3। ठीक है, इसको बनाते हैं 21 -21 बनाते हैं तो ये हो जाएगा 85 इंटू 10⁻⁻21 1/3। 21 में से निकल जाएगा 10⁻⁻7 बार। और ये लगभग होता है किसका क्यूब, इसके आसपास रहेगा। इसके आसपास किसका क्यूब रहेगा 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125। तो इसके बीच में रहेगा 4 ये 5 के बीच में, 4 या 5 के बीच में ये क्यूब आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 इसका आंसर आएगा। इतने मीटर इसकी रेडियस आएगी। तो r शुड बी इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 10⁻⁻7। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसको समझते हैं जल्दी से। ये बूंद दी गई है हमको, इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। हम क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पर परिणामी बल 0 है। तो परिणामी बल 0 करने के लिए नीचे जो फोर्स लगा है उसको ऊपर वाले फोर्स से बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऊपर फोर्स हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और बैलेंस किया। बैलेंस करने पर सारी वैल्यू रखी। हमको रो दिया गया था तो मास को वॉल्यूम एंड डेंसिटी के फॉर्म में लिखा। आगे सोल्व किया तो रेडियस को अलग करने पर सारी कैलकुलेशन करने के बाद में रेडियस है हमारे पास ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है जिसकी वैल्यू दी गई है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही छोड़ा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने पर इस पर एक फोर्स लगा, तो हमने एक डिस्टेंस मेजर की d 1.5 सेंटीमीटर। तो जब 1.5 सेंटीमीटर पर पहुंचा तो हमने इसका एक टाइम कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर क्या किया, वहीं से हमने एक प्रोटॉन छोड़ा। प्रोटॉन भी 1.5 सेंटीमीटर तक जाते ही हमने टाइम कैलकुलेट किया और अब बताना है कि दोनों का टाइम क्या होगा, कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है और कौन कम टाइम ले रहा है, और दोनों के टाइम को कैलकुलेट करके बताना है। तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए, तो मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ माइनस होना चाहिए, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर तक इसने डिस्टेंस कवर की। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लग रहा है, QE। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, E क्या है, विद्युत क्षेत्र, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। इतना फोर्स लग रहा है F बराबर, और एक और फोर्स लग रहा है इस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पर नीचे की तरफ ही लग रहा है, mg। ठीक है, तो इसमें mg और लगेगा, फोर्स क्या, QE + mg। QE को कैलकुलेट करते हैं और mg को कैलकुलेट करते हैं। QE को 1.6 × 10⁻⁻19 Q, और E क्या है 2 × 10⁴ प्लस इसका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31, G होता है 10। ठीक है, तो ये लगभग ये आया 3.2 10⁻⁻15 प्लस ये 9.1 10⁻⁻13 30 -35 एंड -30। तो ये जो वैल्यू है ये वेरी लेस इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये ऐसे हो गया कि 1 लाख में 1 प्लस करना, लगभग इतना हो गया ये। तो 1 लाख में 1 प्लस क्या करे, तो इसमें इसको प्लस करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, तो इसको क्या कर देते हैं हम, नेगलेक्ट, इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकला कि ये वाला फोर्स जो है वो लगभग नगण्य है, लगभग नेग्लिजिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले। तो हम केवल इलेक्ट्रिक फोर्स को ही कैलकुलेट करके चलते हैं। तो F = F क्या होता है, F होता है ma, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, 3.2 10⁻⁻15। तो यहाँ से A आ गया 3.2 10⁻⁻15 डिवाइड बाई m इलेक्ट्रॉन का m क्या होता है 3.2 × 10⁻⁻15 9.1 -31। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आया, त्वरण क्या आया 3.2 × 10⁻⁻31 को ऊपर लेके जाएंगे तो -15 में से 31 गया तो 16 डिवाइडेड बाई 9.1। इसको यहीं छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए।
अब लगाते हैं इसमें गति का एक फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस इसने कवर की 1.5 सेंटीमीटर, और इसका एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, और टाइम ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बिटवीन रिलेशन कौन सी समीकरण देती है? दूसरी। तो एल या डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने रेस्ट यहाँ पर रेस्ट में था ये, तो u इक्वल टू 0। तो एस डिस्टेंस क्या कवर की इसने? 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। 1.5 सेंटीमीटर थी, इसको मीटर में बदला, एंड हाफ ए हमारे पास है 3.2 10⁻16/9.1 एंड टी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, इसको ज्ञात कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम हो गया। तो यहाँ से टाइम निकाला हमने, तो इसको उधर भेजा, तो 2 × 1.5 इंटू 10⁻⁻² × 9.1 डिवाइडेड बाई 3.2 10⁻16 इसका रूट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 1.6, लगभग ये 1.5 को 1.6 से काट लेते हैं, तो ये लगभग 1 से ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग 1 मानते हैं इसको, या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग को इससे काट लेते हैं 9.1 को, तो ये लगभग 1 पॉइंट, मान लो यहाँ पर 1 ही आया, 1.1 आया। तो 1.1 से 9.1 को काटते हैं, तो लगभग 8.9 ले लेते हैं, 8.9 आएगा। ये लगभग 8 ले लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट 8 नहीं आएगा, ये 8 से कम रहेगा। तो इससे इसको काटा तो 8, 16 को ऊपर भेजा, तो 8 × 10⁻16 को ऊपर भेजा, तो 16 + 2, 16 + 2 कितना होगा? 18, ये रूट। ठीक है, तो टी क्या आया? 8 किसका स्क्वायर होता है? तो 9 होता है 3 का, तो 3 9 से थोड़ा कम है 8, तो ये लेते हैं 2 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, तो 2.9 ले लेते हैं, या 2.8 ले लेते हैं, 2.9 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई, नहीं यहाँ पर 8 थोड़ी आएगा, यहाँ पर 8 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 9 लेते हैं, लेकिन 9 से कम आएगा, ये 9 से कम है ये, तो ये है 9 से कम, 9 से कम है, ये 9 से कम है। तो 9 का 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, लेकिन ये 9 से कम है, तो 3 से कम लेते हैं थोड़ी संख्या, तो 3 से कम क्या लेते हैं? 2.9 लेते थे। 2.9 मल्टीप्लाई बाई 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है? -9। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन में लगा टाइम। एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ से यहाँ आने में लगा टाइम हमने निकाल लिया। तो इसको यहाँ पर कोने में लिख लेते हैं ऊपर। टी हमारे पास आया था 2.9 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब इसको मिटा के प्रोटॉन के लिए यही काम करते हैं। तो प्रोटॉन के लिए सारा काम ऐसे ही होगा यहाँ तक। प्रोटॉन के लिए ये फोर्स भी नेग्लिजिबल होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन यहाँ से लिख सकते हैं प्रोटॉन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन था, प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन में क्या आएगा? ये इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए यहाँ से यहीं से करते हैं। तो प्रोटॉन के लिए फोर्स क्या लगेगा? F शुड बी QE। प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो समान होता है, लेकिन वही उनका ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो प्रोटॉन के लिए करेंगे तो प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगता है प्रोटॉन पर, ठीक है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाएगा। तो अब देखते हैं F शुड बी इक्वल टू क्यू ई, क्यू 1.6 माइनस 90, ई की वैल्यू दी है 2.4, वही एफ पी एम ए, ये प्रोटॉन पर एक्सेलरेशन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 3.2 10⁻90 एंड -15। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जनरली सभी को पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। वही काम करते हैं, इसमें लिखते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो एस वहीं पे डिस्टेंस क्या थी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 शुड बी इक्वल टू, प्रारंभिक वेग 0 था, डायरेक्ट हाफ ये लिखते हैं, ये 3.2 10⁻⁻15 1.67 10⁻⁻27 ये ए एंड टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से टी निकालते हैं, ये टी प्रोटॉन के लिए, तो टी पी निकालते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10⁻⁻15 इसका होल रूट। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये कटा इससे 2 बार, ठीक है। 1.67 था यहाँ पर, ये 2 बार, लगभग 2 बार कट गया, और ये 2 से ये 2 गया, तो बचा क्या क्या हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाई -2 -27 -29 में से 15 गया, तो 29 में से 15 गए तो 14 टीपी इक्वल टू 10⁻14 में से बाहर आया 10⁻⁻7 1.5 रूट 1.5। तो देखते हैं अंडर रूट 1.5 लगभग 2 से कम, तो 2 से कम मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1.2 या 3, 1.3 मान लेते हैं, 1.3 के समथिंग या 1.2, ठीक है। 1.2 का होता है 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, तो लगभग 1.3 ले लेते हैं, 1.3 का होता है 1.69, ठीक है। 1.3 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, कितना टाइम लगा, तो प्रोटॉन को इतना टाइम लगा और इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगा, तो लगभग ये इलेक्ट्रॉन ने बहुत ही कम टाइम लिया। इलेक्ट्रॉन ने 1.5 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए इससे लगभग 250 से ज़्यादा गुना टाइम कम लिया, लगभग 250 से भी ज़्यादा टाइम कम लिया, लगभग 280 के आसपास, 280 गुना कम टाइम लिया है इलेक्ट्रॉन ने, लगभग इतना।
ठीक है, देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने करवाना इम्पोर्टेंट समझा। अब आगे वाले लेक्चर में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत बल रेखाएं उनको कहते हैं।